हेलो गाइज, आज हम स्पेक्ट्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे रहा वो देखते हैं। पहले हमने वीडियो में पुर्तगाल, डच और किस तरह यहाँ कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किस तरह इसने अपनी कोठियाँ स्थापित करी, कैसे ये आगे डचों से, पुर्तगालों से लड़ते हुए आगे जो मुग़ल साम्राज्य से या मुग़ल जो शासक थे उनसे कैसे विशेष अधिकार प्राप्त किए। इस टाइम जो मुग़ल साम्राज्य था वो कमज़ोर होने लग गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुग़ल साम्राज्य था काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जिस तरह अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब ने अपना शासन बढ़ाया, अपना विस्तार किया, ऐसा कोई शासक आगे नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था कि जो मुग़ल साम्राज्य को ज्यों का त्यों रख सके या इसको आगे बढ़ा सके। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य सीमित होने स्टार्ट हो चुका था और इसी का मुग़ल साम्राज्य के जो मुग़ल सम्राट थे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी, शासक कमज़ोर थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने काफ़ी छोटे और विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाते हुए छोटे और विशेष अधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल मुग़ल सम्राट फ्रुक्सियर से फरमान पाने में सफल रहा। फ्रुक्सियर ने फरमान जारी किया था। क्यों किया? जो फ्रुक्सियर था ये बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और एक लाइलाज बीमारी हो गई थी इसको। जो भारत के थे मुग़ल वैद्य थे उनसे वो ठीक नहीं हो रहा था, तो एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने इसका इलाज किया और ये इस लाइलाज भयंकर बीमारी से छूटने में सफल रहा, ठीक हो चुका था ये। तो इसने क्या किया, इस बात से खुश होकर इसने अंग्रेज़ों के लिए एक फरमान जारी किया। फरमान में क्या था कि 1691 के फरमान में नियमित सुविधाएं, जो 1691 के फरमान था उसमें जो नियमित सुविधाएं थी उनको गुजरात व दक्कन तक बढ़ा दिया इन्होंने। अब जो 1717 में फ्रुक्सियर ने भी फरमान जारी किया था, इसके अंतर्गत कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। क्या क्या वे अधिकार दिए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राज्य वसूली के अधिकार दिए गए। अब इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में राज्य वसूली के अधिकार दिए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। जो सूरत का बंदरगाह था वहाँ से जैसे कि ये सामान का आयात करते थे या निर्यात करते थे, ज़्यादातर तो अंग्रेज निर्यात करते थे, तो इनको क्या था, जो गुजरात में बंदरगाह था, सूरत में बंदरगाह था, तो वहाँ पर इनको कर देना होता था। बट अब इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये सालाना में जितने भी कर थे सभी से मुक्ति पा ली। अब इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। अब कंपनी को फ्रुक्सियर के फरमान के द्वारा बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकती थी और बदले में 30,000 रुपये की एक वार्षिक रकम अदा कर दी। बंगाल में इन्होंने क्या किया, सूरत में 10,000 रुपये सालाना के एवज में इन्होंने कर से जो टैक्स था उससे मुक्ति मिल गई और बंगाल से ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे, तो वहाँ पर इन्होंने 30,000 रुपये सालाना से सभी टैक्सों से मुक्ति मिल गई। मुंबई में डाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुग़ल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा मिल गई। अब जो कंपनी के द्वारा मुंबई में सिक्के डाले जाते थे वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में इनको वैधता मिल गई थी। अब कंपनी के सिक्के भी मुग़ल साम्राज्य में तक फैल चुके थे, मुग़ल साम्राज्य में भी वैध थे, वो चल सकते थे। अब पुर्तगालियों एवं डचों के साथ जो अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, जो 1717 में फ्रुक्सियर ने फरमान जारी किया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। 1717 का मैग्ना कार्टा, इससे क्या था, कंपनी को बहुत ज़्यादा छूटे और विशेषाधिकार मिल चुके थे और वहीं जो पुर्तगाली और डच थे उनके जो विशेषाधिकार थे उनमें काफ़ी कटौती हो रही थी। इसमें सभा को स्थापित करने में एक और अंग्रेज कंपनी को मुग़ल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, दूसरी ओर उन्होंने पुर्तगाली और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्होंने पुर्तगालियों का सामना किया।
1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेज और पुर्तगालियों की स्थिरता समाप्त हो गई। 1630 में मैड्रिड की संधि होती है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेज कारखाने का अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे को सहायता करने का निर्णय लिया। 1630 में मैड्रिड की संधि होती है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, लेकिन यह सूत्रता अभी समाप्त नहीं होती है। 1634 में दोबारा फिर सूरत में जो अंग्रेजी कारखाने का अध्यक्ष था और गोवा में जो पुर्तगाली वायसराय था, उनके बीच संधि होती है और वे एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे भारत के वाणिज्यिक मामलों में। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के एक अधिकार को स्वीकार कर लिया। अब पुर्तगालियों ने बोला कि ठीक है, जो पूर्व में जितना भी व्यापार है वो अब अंग्रेज करेंगे। वैसे भी पुर्तगालियों को मसालों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और जो मसाले थे वो सुमात्रा द्वीप वगैरह इंडोनेशिया के ज़्यादा उस साइड मसाले होते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ व्यापार कर लेंगे और अंग्रेज पूर्व में यानी कि भारत के साथ भारत में व्यापार करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई और जगह नहीं थी, सिर्फ इनके पास भारत था जहाँ से ये व्यापार कर सकते थे। जबकि जो पुर्तगाल थे ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया के अलग अलग क्षेत्रों पर इनका कब्जा था और वहाँ से ये मसालों का अच्छे तरीके से व्यापार करते थे। 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। अब अंग्रेज और पुर्तगाल जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके खिलाफ हो चुके थे दोनों। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही इसमें यहाँ पर बात हुई। क्योंकि पुर्तगाली क्या थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, ये अंग्रेज भी व्यापारी और डच और पुर्तगाली नहीं चाहते कि डच भारत में व्यापार करें और अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि डच भारत में व्यापार करें। अंग्रेज स्वयं एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे, इस करके उन्होंने दोनों ही पुर्तगाल और अंग्रेज डचों के खिलाफ हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार में न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित किया, अपितु दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को मार भगाया था। डच काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहे थे, उन्होंने भारत से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा और वो दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को भी टक्कर दे रहे थे। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, उन्होंने पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, चिनसुरा 1653 में, कासिम बाजार, बरगौर, पटना, बलासोर, नागपट्टनम में 1659 में, कोचीन में 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेजों के अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे, उन्हें काफ़ी जगह अपने कोठियाँ स्थापित कर चुके थे, कारखाने स्थापित कर चुके थे वो। और क्योंकि डच अंग्रेजों से पहले आए थे, वो अंग्रेजों से ज़्यादा सुरक्षित थे, अंग्रेजों से ज़्यादा क्षेत्र पर उनका कब्जा था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। जो डच थे उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार था, क्योंकि अंग्रेजों के पास, मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजों के पास सिर्फ भारत था जिस पे वो अधिकार करने का सोच सकते थे या दावा कर रहे थे। बट जो डच थे उनके पास भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया भी था। 1653-54 के बाद कई बार डच और अंग्रेजों की स्थिरता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसी बीच डच जहाजी बेड़े सवाली के निकट पहुंच गए। जो डच के जहाज से बेड़े थे, जहाजी बेड़े थे, वो सवाली के निकट पहुंच गए। अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करना, कारोबार स्थगित करना पड़ा। जो डच थे वो अपने बेड़े, जहाजी बेड़े लेके सवाली के निकट पहुंच गए। अंग्रेजों को सूरत में भी अपना जो कारखाना था उसको स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। 1667 में क्या हुआ, डच में जो भारत में अंग्रेजी अड्डे थे उनको छोड़ने में
के लिए राजी हो गए कि ठीक है वो छोड़ देंगे, और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना अधिकार का दाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों में परस्पर समझौता कर लिया गया। डचों ने कहा कि ठीक है, हम जो भारत का इलाका है, भारत का क्षेत्र है, उससे अपना दावा छोड़ देते हैं, उससे अपना अधिकार छोड़ देते हैं। और अंग्रेजों ने उनको कहा ठीक है, हम इंडोनेशिया, दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि अंग्रेज इंडोनेशिया पर अपना दावा नहीं करेंगे और जो डच हैं वो भारत पर अपना दावा नहीं करेंगे। इस करके दोनों में एक समझौता हो गया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत की भूमि से बाहर निकालने के प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक सीमा को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। जैसे कि पहले बताया है, ब्रुक्सियर के फरमान ने अंग्रेजों को काफ़ी सुविधाएं दी थी, काफ़ी छूटें प्रदान कर दी थी। इस करके वहीं डचों को काफ़ी छूटें कम हो चुकी थी, क्योंकि मुगल जो शासक थे वो अंग्रेजों को छूट दे रहे थे, अंग्रेजों से उनके संबंध अच्छे थे, तो डचों से उनके जो इतने विचार नहीं मिल रहे थे, उनकी छूटें कम कर दी गई थी। इससे भारत में क्या हुआ, डचों का पतन स्टार्ट हो गया, अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर किया। 1795 तक क्या किया, अंग्रेजों ने भारत को बाहर कर दिया था, डचों को भारत से बाहर कर दिया था और उनका क्षेत्र पर अधिकार समाप्त हो गया था। डचों का अब भारतीय क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं था, भारत पर अब अंग्रेजों का प्रभुत्व था। सो गाइज, ये थे हमारे पुर्तगाली और डचों के बीच अंग्रेजों का संघर्ष कैसा रहा। आगे हम देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने कैसे अपना विस्तार किया। सो गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।